और आइए अब देखते हैं आज का वायरल। आसाराम की करतूतों का पूरा काला चिट्ठा। क्या आसाराम नॉनवेज खाता था? टॉर्च की रोशनी में अपना शिकार तलाशता बाबा। नशे के सौदागर आसाराम से क्यों मिलने आते थे? चार 453 पन्नों में आसाराम के कलंक की 50 सत्य कथाएं। आज का वायरल रेप के दोषी आसाराम की वो खबरें जो आज तक आपने न देखी होंगी न सुनी होंगी। आपको बताएंगे कोर्ट के अंदर आसाराम की काली करतूतों का कैसे पर्दाफाश हुआ, कैसे खुद को भगवान बताने वाले आसाराम का एक एक झूठ पकड़ा गया। हम आपको आसाराम की वो कहानियां दिखाएंगे जिससे उसकी पाप की दुनिया का एक एक सच सामने आ जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कैसे आसाराम अपनी घिनौनी साजिशों को अंजाम देता था, झांसा देखकर वो अपनी काली कुटिया में पाप किया करता था। आसाराम की एक एक काली करतूत का हम काला चिट्ठा खोलेंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैसे वो एक संत से शैतान बन गया। उसकी पूरे जुर्म की दास्तान 453 पन्नों की फाइल में बंद है, जिस पर जोधपुर की अदालत की मोहर लग चुकी है। हम आपको दिखाएंगे उन गवाहों के बयान जिसके आधार पर जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के जुर्म में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। पहले आपको दिखाते हैं केस के गवाह नंबर 23। यह गवाह आसाराम के आश्रम का संचालक था, नाम था महेंद्र सिंह चावला। और इस गवाह के बयान के आधार पर ही सच सामने आ गया कि किस तरह से आसाराम छोटी छोटी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता। गवाह नंबर 23 महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह ने 1996 में दीक्षा ली और 1997 से आश्रम में रहने लगा। 15 दिनों के बाद उसे अहमदाबाद के मोंटेरा आश्रम भेज दिया गया। महेंद्र सिंह ने करीब 1 साल तक प्रचार गाड़ी में काम किया, फिर उसे संचालक बनाकर कोटा के आश्रम में भेज दिया गया। नोट करने वाली बात यह है कि आसाराम के आश्रम में जो संचालक बन जाता है, उसका सीधा संपर्क आसाराम और नारायण साईं से हो जाता है। जब वो संचालक था तो बापू का रसोइया था अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता आसाराम का मोबाइल अपने पास रखता था, वही लोगों से बात करता था। कुछ ही दिन बाद महेंद्र सिंह को नारायण साईं का मुख्य संचालक बना दिया जाता है। महेंद्र सिंह ने बताया उसने कई बार नारायण साईं की कुटिया में लड़कियों को आते देखा। एक लड़की के साथ उसने नारायण साईं को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। हरिद्वार में उसकी मुलाकात आश्रम छोड़कर गए लोगों से हुई। उन्होंने जो बातें आसाराम के बारे में बताई, उससे महेंद्र सिंह के होश उड़ गए। इन लोगों ने महेंद्र सिंह को बताया कि आश्रम में रहने वाली लगभग हर लड़की के साथ आसाराम शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। इसमें आसाराम की मदद आश्रम में रहने वाली पुरानी और खास सेविकाएं करती हैं। आसाराम पर आरोप लगा था कि जो लड़की पसंद आ जाती उसे सेविकाएं ब्रेन वॉश करके आसाराम की कुटिया तक पहुंचा देती थी। कुछ लड़कियां तो भक्तिभाव से, भोलेपन से समर्पण कर देती, कुछ विरोध करके भाग जाती। आसाराम लड़कियों को लुभाने की कोशिश करता था। वो लड़कियों से उनके करियर के बारे में पूछता, वो उन्हें साध्वी बनाकर पूजनीय बनाने का झांसा देता। वो कहता अगर गुरु की सारी बातें मान ले, अपने आप को पूरी तरह गुरु को समर्पित कर दिया, उसे इतना बड़ा ओहदा मिलेगा कि दुनिया उसके कदम चूमेगी। भोली भाली लड़कियों को वो अक्सर ये झांसा देता कि वो महज तीसरी पास है, लेकिन बड़े बड़े जज, आईपीएस और आईएएस अधिकारी, नेता सब उसके चरणों में झुकते हैं।
महेंद्र सिंह के मुताबिक झांसा देकर भोली भाली लड़कियों को शिकार बनाने में आसाराम माहिर था। महेंद्र सिंह ने अपनी गवाही में आरोप लगाया कि 2008 में अहमदाबाद के आश्रम में काले जादू और तंत्र मंत्र में 2 बच्चों की बलि चढ़ा दी गई। महेंद्र सिंह का कहना था कि नारायण साईं के तंत्र विद्या से जुड़े कागजात उसने मारे गए बच्चों के माता पिता को दिए थे। महेंद्र सिंह पर कई हमले हुए, आसाराम के गुर्गों ने मारपीट की, लेकिन पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आसाराम केस के गवाह नंबर 23 महेंद्र सिंह की गवाही से 2 बातें साफ हैं। पहली ये कि आसाराम धर्म और आस्था के नाम पर प्रपंच करता था। वो एक अय्याश है जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए धर्म का सहारा ले रहा था। दूसरी बात यह कि आसाराम ने अपने आश्रम में छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाने के लिए एक सिस्टम बना रखा था। इस बात की पुष्टि गवाह नंबर 19 राहुल सचान ने की। उसने कोर्ट को यह भी बताया कि आसाराम नॉनवेज भी खाता था और अफीम का भी शौकीन था। गवाह नंबर 19 राहुल सचान। कोर्ट के फैसले में राहुल के सचान नाम की गवाही को पूरा लिखा गया है। इसके मुताबिक राहुल मेडिसिन व्यापारी है। वो 1995 से आसाराम से जुड़ा और 1999 में वो आसाराम की कुटिया में सेवक बन गया। वो आसाराम के इतने करीब चला गया कि कुटिया में कभी भी आ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। उसने बताया कि 2003 सितंबर में उसकी एक मुंहबोली बहन ने फोन पर बताया कि आसाराम उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर इस तरह की घटनाएं और भी सुनने में आईं तो वो इंक्वायरी करने लगा। सितंबर 2003 में कुटिया के बरामदे में एक 16 साल की बच्ची के साथ आसाराम को अश्लील हरकतें करते देखा। इस तरह की घटनाएं पुष्कर, भिवानी, हरियाणा में भी देखी थी। राहुल के मुताबिक अहमदाबाद में देखा कि आसाराम के साथ 3 लड़कियां रहती थीं और रात के अंधेरे में आसाराम टॉर्च जलाकर सिग्नल देता था। जिस लड़की पर आसाराम के टॉर्च की रोशनी पड़ती थी, उस लड़की को आसाराम की काली कुटिया में ले जाया जाता था। इतना ही नहीं, आसाराम सत्संग और आश्रम में घूमता था। इस दौरान वो लड़कियों को दिखाकर इशारा करता था, जिसे बाद में ये तीनों लड़कियां समझा बुझाकर कुटिया भेजती थी। मतलब ये तीनों लड़कियां आसाराम की ख्वाहिशें पूरा करती थी। राहुल ने कई बार आसाराम को छोटी छोटी बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करते देखा था। एक दिन उसने आसाराम को चिट्ठी लिखकर ये पूछा, इन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब जवाब नहीं मिला तो राहुल ने एक दिन आसाराम से सीधे सवाल कर दिया। जो जवाब आसाराम ने दिया वो बेहद चौंकाने वाला था। बाबा ने कहा वो ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म ज्ञानी को ये सब करने से पाप नहीं लगता। इसके बाद आसाराम ने राहुल को अपनी कुटिया से ही बाहर निकाल दिया। गवाह नंबर 19 राहुल ने एक और खुलासा किया। उसने ये भी बताया जो लड़कियां आसाराम के पाप के बाद प्रेग्नेंट हो जाती थीं, बाबा उनका अबॉर्शन करा देता था। राहुल ने कोर्ट को बताया कि आसाराम अपनी यौन शक्ति बढ़ाने के लिए कामिनी विद्रायन रस, काम चूड़ामणि रस, कामिनी मर्दन रस, पुष्प धनावा रस, मकर ध्वज जैसी दवाइयां खाता था। इतना ही नहीं, गवाह नंबर 19 के मुताबिक आसाराम नशे का भी शौकीन था। वो अफीम और गांजा दोनों लेता था। अब आपको आसाराम के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वो सबसे हैरान करने वाला है। आसाराम के खिलाफ जो गवाह पेश हुए, उन्होंने कोर्ट को बताया कि अपने आप को संत कहने वाला आसाराम नॉनवेज खाने का भी बेहद शौकीन था। अंडा करी और चिकन करी उसकी मनपसंद डिश थी। आसाराम लहसुन प्याज से परहेज नहीं करता था। वो प्याज को कस्तूरी, लहसुन को केसर और अफीम को पंचेड़ बूटी कहा करता था। गवाह राहुल ने कोर्ट के सामने एक और बड़ा खुलासा किया। उसने ये बताया कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा भी था। राहुल ने खुद देखा आसाराम के बेटे नारायण साईं को दुष्कर्म करते हुए। आश्रम से बाहर आने के बाद अप्रैल 2004 में राहुल पर भी आसाराम के गुर्गों ने जानलेवा हमला किया। पुलिस में शिकायत भी की, हुआ वही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस केस में भी न्यायालय में बयान देने के बाद फिर राहुल पर हमला हुआ था। चाहे वो महेंद्र सिंह चावला हो या फिर राहुल सचान, कोर्ट ने इन दोनों की बातों को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आसाराम के एक एक राज को जानते थे। कई साल तक उसके आश्रम में रहे थे, आश्रम के एक एक सच से वाकिफ थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान आसाराम की कुछ और करतूतों से पर्दा उठा। रेप तो साबित हुआ ही, साथ ही एक और बात सामने आई कि आसाराम अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को छोड़ता नहीं था। वो बाकायदा उनको ढूंढकर उन पर हमले करवाता था। जोधपुर की अदालत में इस बात का खुलासा किया गवाह नंबर 39 ने, जिसके बयान से कोर्ट में सनसनी फैल गई। गवाह नंबर 39 अजय कुमार। ये कहानी गवाह अजय कुमार की है।
अजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि उसने 1993 में आसाराम के अहमदाबाद आश्रम को ज्वाइन किया। इसे आसाराम ने कैसेट रिकॉर्डिंग का काम दिया। उसका काम आसाराम के भाषण और भजनों की कैसेट को पैकिंग करना और उन्हें मार्केट में भेजना होता था। अजय कुमार ने यह भी खुलासा किया कि आसाराम कैसेट का काला कारोबार किया करता था, बिना किसी किराया या अवैध तरीके से देश के अलग अलग आश्रमों में भेजा करता था। गवाह नंबर 39 ने आसाराम के बेटे के बारे में एक और बड़ा खुलासा किया। आश्रम के सेवादार से नारायण साईं की जुबानी लड़ाई हुई तो 20 दिन बाद उसकी लाश ऋषिकेश में मिली। मतलब साफ था, जो भी बाबा या उसके बेटे के रास्ते में आता उसे हटा दिया जाता। ठीक उसी तरह आश्रम का सेवादार रेवा भाई भी एक दिन आसाराम के कहने पर किसी काम के लिए बाहर गया और कुछ दिन बाद पता चला उसकी एक हादसे में मौत हो गई। उसकी संदिग्ध मौत का सच अब तक किसी के सामने नहीं आया। इन बातों से साफ है कि आसाराम के साम्राज्य में जो भी थोड़ा इधर उधर जाता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। अजय कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1995 की गुरु पूर्णिमा की रात वो कुटिया के गैरेज में सो रहा था। रात करीब 1 से 1:30 बजे उसने नारायण साईं को 3 लड़कियों के साथ देखा। 2 लड़कियां आश्रम की थीं और तीसरी 15-16 साल की बच्ची थी। उसने छानबीन की तो पता चला हर रात नारायण साईं की कुटिया में लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। जब नारायण साईं को इस बात की भनक लगी कि उसकी काली करतूत का राज खुल गया है, तब अजय कुमार को भी जान से मारने की कोशिश की गई। उसे बेरहमी से पीटा गया। वो किसी तरह जान बचाकर आश्रम से भागा। उसने कोर्ट को बताया, आश्रम में आसाराम छोटी छोटी बच्चियों को चुनता था और उसकी सेविकाएं उन लड़कियों को बहला फुसलाकर आसाराम के पास भेजा करती थी। जोधपुर की अदालत में 16 साल की बच्ची की बलात्कार का मामला चल रहा था, इसीलिए आसाराम के दूसरे गुनाहों की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन जोधपुर की अदालत ने जो फैसला दिया और जिन गवाहों के बयान दर्ज किए, उनसे साफ हो गया कि आसाराम एक संत नहीं बल्कि शैतान है। अब तक जिन गवाहों के बयानों को हमने आपको सुनाया, उससे साफ ये पता चलता है कि आसाराम पहले भोली भाली लड़कियों को बहलाता था, फुसलाता था, लालच देता था और जब बात नहीं बनती थी तो जबरदस्ती भी करता था। अब हम आपको उस बहादुर बेटी का बयान दिखाते हैं जिसने आसाराम की काली करतूतों को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत की। गवाह नंबर 5, पीड़िता। पीड़िता ने जब कोर्ट में आसाराम के खिलाफ बयान दिया तो सुनने वालों की रूह कांप गई। उसने बताया, आसाराम को वो भगवान की तरह पूजती थी। उसने बाबा से मंत्र दीक्षा ले रखी थी। पूरा परिवार आसाराम को भगवान मानता था। वो आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम के हॉस्टल में रहती थी। 2-3 अगस्त 2013 को उसे हॉस्टल में चक्कर आया। डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय हॉस्टल वार्डन ने बताया उस पर भूत का साया है। घर वालों को खबर दे दी गई, लेकिन इस बीच वार्डन शिल्पी ने पीड़िता से यह कहा कि आसाराम से बात हो गई है और उसे फौरन बुलाया है। अगर वार्डन शिल्पी इस दौरान ही डॉक्टर से पीड़ित का इलाज करा देती तो एक लड़की आसाराम का शिकार होने से बच जाती। पीड़िता और उसके परिवार की मुलाकात आसाराम से 14 अगस्त को हुई। आसाराम को पीड़िता के बारे में पहले से मालूम था, इसलिए इनके लिए आश्रम में ही रहने का इंतजाम किया गया। उसी रात आसाराम के एक सेवक ने बताया कि उन्हें कुटिया में बुलाया गया है। मुलाकात के दौरान आसाराम ने लड़की से पूछा वो क्या बनना चाहती है। लड़की ने जवाब दिया वो सीए बनना चाहती है। ये सुनते ही आसाराम ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। उसने लड़की से कहा, सीए बनकर क्या होगा, बड़े बड़े अफसर तो मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं। फिर बाबा ने लड़की को बीएड करने की सलाह दी और अपने गुरुकुल में टीचर बनाने का वादा कर दिया। आसाराम ने लड़की को यहां तक कह दिया कि वो कुछ वक्त के बाद गुरुकुल का प्रिंसिपल बना देगा। मतलब साफ था, आसाराम ने अपने शिकार को फंसाने के लिए चाल चली थी। गवाह नंबर 5 ने इसके बाद जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। अगले दिन भी बाबा ने लड़की को अपने पास बुलाया, अपने बगल में बिठाया, फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। लड़की को बाबा ने कुछ और सपने दिखाए। आसाराम ने उससे कहा, पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हें मैं अपने आश्रम की साध्वी बना दूंगा, वक्ता बना दूंगा। आसाराम ने यह भी कहा, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारा जीवन संवार दूंगा। लाख कोशिशों के बाद भी जब लड़की आसाराम के झांसे में नहीं आई तो वो बौखला गया। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ तो उसने लड़की के साथ जबरदस्ती की। ढोंगी आसाराम कोई छोटा मोटा बाबा नहीं था। 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। लाखों लोग उसे गुरु मानते हैं। देश के कई नेताओं और अधिकारियों से उसके रिश्ते हैं। एक छोटी सी बच्ची आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगी, ये किसी ने सोचा नहीं था।
यह देश की एक बहादुर बेटी है जिसने एक ढोंगी बाबा को बेनकाब किया। लेकिन यहां उस लड़की के मां बाप की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपनी बेटी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने कोर्ट में जो भी कहा उसे कोर्ट ने सही माना। गवाह नंबर 21 पीड़िता के पिता, गवाह नंबर 12 पीड़िता की मां। अब इस केस के बारे में बताते हैं जिसमें बलात्कारी आसाराम को सजा मिली। इस केस की पीड़िता क्लास 12वीं की छात्रा है। किसी वजह से उसे चक्कर आया तो हॉस्टल की वार्डन शिल्पी को उसके साथ साजिश की एक वजह मिल गई। शिल्पी ने लड़की को बताया कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। शिल्पी ने नाबालिग लड़की के घर फोन लगाकर कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बड़े शहर में इलाज की जरूरत है। उसके माँ बाप फौरन आश्रम पहुंचे और उसे अपने साथ शाहजहांपुर ले गए। परिवार को यह बताया गया कि आसाराम उनसे मिलना चाहते हैं। करीब एक सप्ताह बाद जब पीड़िता के पिता को पता चला कि आसाराम दिल्ली आने वाले हैं तो दिल्ली आ गए, जहां उन्हें मालूम हुआ कि आसाराम जोधपुर निकल गए। आसाराम से मिलने ये परिवार जोधपुर पहुंचा। यहाँ रात में आसाराम से मुलाकात हुई, जहां उनसे कहा गया कि पीड़िता के शरीर से भूत निकालेंगे। वहां रात में आसाराम ने उनके रुकने का इंतजाम किया। अगले दिन फिर आसाराम ने पीड़िता के परिवार को बुलाया, माँ बाप से बात की और उन्हें गेट के पास बिठा दिया। रात का वक्त था, आसाराम अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। पीछे के दरवाजे से पीड़िता को अपने कमरे में बुलाया, उसे अंदर कमरे में बिठाकर बातचीत करने लगा। फिर कहा, बाहर देख कर आओ कि तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। पिता वहां से जा चुके थे, माँ बैठी हुई थी। इसके बाद आसाराम ने कमरे को बंद किया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जैसे उसने चिल्लाने की कोशिश की तो आसाराम ने उसका मुंह बंद कर दिया और ये धमकी दी, अगर उसने शोर मचाया तो उसके माँ बाप को मरवा देगा। फिर वो पीड़िता के साथ जबरदस्ती अश्लील हरकतें करने लगा, उसके साथ बलात्कार किया। यह सिलसिला करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा। रूम के बाहर उसके 2 या 3 सेवक भी थे। जब पीड़िता कमरे से बाहर निकली तो इन लोगों ने भी धमकी दी, कहा किसी को कुछ मत बताना। अगले दिन पूरा परिवार अपने घर लौट आया। जाने से पहले आसाराम ने पीड़िता के पिता से कहा उसे अहमदाबाद भेज दो, 7-8 दिन वहां अनुष्ठान करेगी। लेकिन पीड़िता वहां नहीं गई और घर पहुंचकर अपने माँ बाप को पूरी बात बता दी। जब पीड़िता ने पूरी बात अपने माता पिता को बताई तो उसके पिता आसाराम से मिलने निकल गए। उस समय आसाराम का दिल्ली में सत्संग चल रहा था, लेकिन जब तक वो शाहजहांपुर से दिल्ली पहुंचते आसाराम जा चुका था। दिल्ली पहुंचकर पीड़िता के पिता ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में आसाराम के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। दिल्ली में ही पीड़िता का मेडिकल हुआ और फिर यह मामला जोधपुर की अदालत पहुंचा। कोर्ट में हुई बहस के दौरान आसाराम की तरफ से कहा गया कि उसके खिलाफ साजिश है, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलों को दरकिनार कर दिया। देश की बेटी के खिलाफ हुए जुल्म में इंसाफ मिला और आसाराम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। देश में कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत आसाराम के पास भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन वहां भी उसकी ये चाल कामयाब हो उसमें मुश्किल नजर आती है। इतना तो तय है कि आस्था के नाम पर अय्याशी करने वाले फर्जी बाबाओं की लिस्ट में आसाराम का भी वही हाल हुआ जो राम रहीम जैसे बाबाओं का हुआ था।